तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर फिल्म को जो कि रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। एंड में रियल कैरेक्टर यानी कि रियल वीता आकर अपनी कहानी भी बयां करती है कि उसके साथ ये सच में घटित हुआ था। इस मूवी का नाम है सिहिर पेलाकौर यानी कि द कर्स्ड मूवी। मूवी काफी खतरनाक है, काफी भयानक है। इस सच्ची कहानी के अंदर दो काले जादू करे गए थे जो कि बहुत ही खतरनाक थे। और रिसेंटली मैंने शुगर मिल यानी कि पापरिक गुला रियल स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। इनके सामने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत साल 2001 दिसंबर के महीने में होती है, जहां पर हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसके अंदर कपल का नाम एडी और जुमियाती था, जिसको हम शॉर्ट में जुम बुलाएंगे। अब जुम यहाँ पर एक सैलून चलाती है। इनके 2 बच्चे भी हैं, जिनमें बड़ी बेटी का नाम वीता है और छोटे बेटे का नाम दुई है। अब एडी एक आइडियल हस्बैंड है, फादर है और एक सिटीजन है जो कि अपनी बीवी और बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करता है, उनकी हर एक जरूरत का खास ख्याल रखता है, उनको काफी खुश भी रखता है। एडी खुद ही शाम को 4 से 5 बजे के आसपास अपने काम से घर लौट आता है, जो कि घर आकर बच्चों के साथ वक्त बिताता है, उनकी जरूरतों का ख्याल रखता है। वहीं दूसरी ओर जुम के सैलून पर कस्टमर्स काफी आते हैं, तो वो अक्सर घर जाने में लेट हो जाती है। बच्चे इस वजह से अपनी माँ से काफी अपसेट रहते हैं। उनका बॉन्ड अपनी माँ से ठीक से बन नहीं पाता और वो एडी के ही सबसे ज्यादा करीब हैं। अब दिन प्रतिदिन होता यह है कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ जुम से बात करना तक छोड़ देते हैं और इस चीज से उसको काफी दुख होता है। वो अपने पति एडी से इसके बारे में बात भी करती है कि बच्चे उससे अपसेट रहते हैं और उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर उसको एक हाउसवाइफ की तरह घर पर ही रहना पड़े और बच्चों को संभालना पड़े, घर के काम करने पड़े। एटलीस्ट इससे उसका बच्चों के साथ बॉन्ड तो ठीक हो जाएगा। अब एडी ये सुनकर उसको समझाता है कि वो इसके लिए ज्यादा परेशान ना हो, और रही बात बच्चों की तो वो उनको समझा देगा और वो समझ भी जाएंगे। अब अगले दिन संडे था और आज भी एडी के कहने पर जुम सैलून चली जाती है, जहाँ पर सभी लेडीज एडी की काफी तारीफ कर रही थी कि वो जुम को कितनी आजादी देता है और उसे काम करने से नहीं रोकता। वहीं इसके विपरीत घर पर दुई तैयार हो रहा था, जो कि विलेज की फुटबॉल टीम का पार्ट है, जिसे आज भी प्रैक्टिस पर जाना था। तो एडी वीता को उसके साथ जाने के लिए बोलता है। अब वीता अपने पिता से ये कहती है कि संडे के दिन तो एटलीस्ट माँ को घर पर होना चाहिए था, जिस पर वो उसको समझाता है कि जुम काम कर रही है और ये चीज बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए ही तो है। वीता आगे ये कहती है कि फिर तो एडी को दुई के साथ प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि वो घर पर रहेगा और साफ सफाई बाकी घरेलू काम भी करेगा, क्योंकि उनकी माँ के एब्सेंस में ये काम करने भी जरूरी थे। खैर अब वीता इसके लिए मान जाती है और दुई को लेकर प्रैक्टिस के लिए निकल जाती है। खैर अब थोड़े ही टाइम बाद होता यह है कि वीता के पेट में दर्द होने लगता है, तो वो दुई से ये कहती है कि वो अभी घर जा रही है और थोड़े ही टाइम में वापस लौट कर आएगी और उसको यहाँ से ले जाएगी और तब तक वो यहीं पर रहे। खैर वो अब घर पर आती है, लेकिन घर पर उसे एडी नहीं दिखाई देता, जो कि उसे काफी अजीब लगता है। वो यहाँ वहाँ ढूंढते हुए बेडरूम का दरवाजा खोलती है तो उसे एडी यानी कि अपने पिता किसी दूसरी ही लेडी के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाई देते हैं, जो कि असल में जुम की ही कस्टमर थी। खैर अब ये सब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसके पिता जो कि इतने अच्छे थे वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब एडी भी अपनी बेटी को देख लेता है, जो कि वीता से ये कहता है कि वो इसके बारे में अपनी माँ को बिल्कुल ना बताए, और गुस्से में वो उसको थप्पड़ ही मार देता है, जिससे कि वीता बहुत सहम जाती है। खैर अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है और आती है फरवरी 2002 में, और वीता ने एडी की बात अभी तक अपने तक रखी थी, लेकिन वो अपने पिता से काफी नाराज है। अब एडी 1 हफ्ते के लिए काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा होता है और थोड़ा वक्त ज्यादा ही बीत जाता है, तो आस पड़ोस के लोग ना कुछ गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वीता की क्लास रिपोर्ट भी आती है, जिसके अंदर वो टॉप करती है, और दुई का भी बर्थडे था, जिसके लिए जुम दोनों बच्चों को बीच पर वेकेशन मनाने के लिए ले जाती है। और अब तक बच्चों का जुम के साथ बॉन्ड भी ठीक होने लग गया था। जब वो और बच्चे वापस आते हैं तो उनके पड़ोसी बुरहान एडी के बारे में पूछते हैं, तो वो बताती है कि वो बाहर है और शायद अगले हफ्ते तक आ जाएगा। खैर अगले दिन जुम सैलून जाती है और थोड़ी देर के बाद में वीता और दुई सैलून आते हैं, क्योंकि उनको कुछ पैसे चाहिए थे। और यहाँ पर वीता शॉकिंगली उसी लड़की को देखती है जिसका नाम रिनी था, यानी कि जिसके साथ एडी इंटीमेट हो रहा था, जिसको देखकर वो काफी परेशान हो जाती है। और असल बात ये थी कि रिनी ने भी उस दिन वीता को देख लिया था, लेकिन वो उसको एक ईविल सी स्माइल देकर जाती है, जैसे कि उसे कोई फर्क ना पड़ता हो। अब रात में वीता बिस्तर पर लेटे लेटे यही सब सोच रही थी कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो उठकर बाहर चेक करने जाती है तो जुम उसके कमरे में नहीं थी, बल्कि पीछे दीवार पर रेंग कर वो कहीं निकल जाती है, जिसको वीता देख नहीं पाती, जो कि काफी वियर्ड सी बात थी। खैर उसे अपनी माँ बाहर टहलती हुई नजर आती है, जिसके पास में वो जाती है, तो वहाँ पर उसे जुम एक पेड़ पर बैठी हुई मिलती है, जिसके अगले ही पल वो खुद को खत्म कर लेती है। ये देखकर वीता बहुत परेशान हो गई थी और रोने लगती है, और घर के अंदर उसे एडी और रिनी दिखाई देते हैं, जो कि जुम की मौत को देखकर सुकून पा रहे थे। लेकिन इसके साथ ही वीता की आंख खुल जाती है, क्योंकि ये काफी बुरा सपना था।
अब अगले दिन वीता और जुम बुरहान के घर एक फंक्शन के लिए जाते हैं, जहाँ पर जुम बताती है कि एडी अभी नहीं आया है और उसको एक और हफ्ता लग जाएगा आने में। और अब वहाँ पर मौजूद लोग भी दबी आवाज में बात करने लगते हैं। जुम को थोड़ा वियर्ड सा लगता है तो वो बुरहान से पूछती है कि मैटर क्या है। तो वो ये बताता है कि एडी को गए हुए काफी वक्त बीत चुका है और अब तक वो वापस नहीं लौटा है। तो सबको यही लगने लगा है कि वो और जुम अलग हो चुके हैं और बस जुम इज्जत के डर से किसी को बताना नहीं चाहती। जुम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक हफ्ते में ऐसा कैसे हो गया, और एक हफ्ते पहले ही तो एडी गया था और वो जल्दी ही आ जाएगा, यानी कि अगले हफ्ते आने वाला है। लेकिन बुरहान बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एडी फरवरी 2002 में गया था और अभी अगस्त 2003 चल रहा है, मतलब कि वीक तो छोड़ो 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है एडी को गए हुए। और ये सुनकर जुम परेशान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो घर लौट कर आती है जहाँ पर वीता भी कहती है कि सच में 1 साल से ज्यादा बीत चुका है मम्मी, और उनको ये चीज कभी नोटिस क्यों नहीं हुई, और एडी अभी कहाँ पर होगा, यानी कि उसके पिता कहाँ पर हैं। खैर अब अगले दिन ये दोनों ही एडी के ऑफिस जाने लगती हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त वो घर लौट आता है और ऐसे बर्ताव करता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो सच में खाली 1 हफ्ते के लिए ही गया था, यानी कि बाकी सारे लोग भी झूठ बोल रहे थे और कैलेंडर भी झूठ बोल रहा था। खैर रात में जुम अपने पति से बात करने जाती है, लेकिन वो उससे ठीक से बात नहीं करता और घर के कागजात ढूंढने लगता है। वो कहता है कि उसको घर और जमीन के कागजात चाहिए क्योंकि उसे अपने बिजनेस में पैसे लगाने हैं। लेकिन जुम कहती है कि वो ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहा है जिसके बारे में वो नहीं जानती। जुम आगे ये बोलती है कि ये जमीन उसकी है और वो ये किसी को नहीं देगी और ये उसके और बच्चों के फ्यूचर के लिए है, जिस पर एडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उस पर हाथ उठा देता है। वीता ये सब देखकर जुम से ये कहती है कि अगर उसने अपने परिवार को पूरा समय दिया होता तो शायद ऐसा कभी नहीं होता, जिसको सुनकर उसे काफी दुख होता है। खैर अगले दिन एडी काम पर निकल जाता है और वीता उसके ऑफिस में उसकी फेवरेट डिश लेकर जाती है, लेकिन ना तो एडी अपनी बेटी से एक शब्द बात करता है और ना ही उसकी डिश को खाता है। उल्टा यहाँ पर उसकी डिश को उसने डस्टबिन में फेंक दिया था। खैर अब दूसरी ओर बुरहान जुम से बात करने आता है, जो कि ये कहता है कि एडी फिर से गायब है और अभी सबको दिखाई दे रहा है कि एडी अपने परिवार को भूल सा गया है। साथ ही साथ उसकी फैमिली भी उसको वैसा मिस नहीं करती कि वो इतने समय से गायब है और इसके पीछे कोई खास वजह हो सकती है, तो उन्हें एक उस्ताद अहमद से मिलना चाहिए। खैर उसी रात वीता और जुम अहमद से मिलने जाती हैं, जो कि चेक करके ये बताते हैं कि एडी असल में कहीं गया नहीं है, बल्कि जुम जैसी दिखने वाली किसी लेडी के साथ रह रहा है और उस लेडी ने एडी के ऊपर एक स्पेल कास्ट करके रखा हुआ है, जिससे ऐसा लगता है कि वही लड़की जुम है। यानी कि एडी को भ्रम हो रहे थे, उसको ऐसा लग रहा था कि वो इतने टाइम से अपनी बीवी के साथ ही है। खैर यहाँ पर वो एक एंशिएंट रिचुअल के बारे में बताता है जिसका नाम है साबदा पंडिता रातू, जो कि हजारों साल से इस्तेमाल होती हुई आ रही है और पहले उसका इस्तेमाल लीडर्स दूसरे देश के ऊपर कब्जा करने के लिए किया करते थे, लेकिन अब इसे ट्विस्ट करके गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये रिचुअल असल में किसी और ने नहीं बल्कि रीनी ने ही किया है, जो कि दूर कहीं पर एक शेमन की हेल्प से उसने किया है। यानी कि वो साबदा पंडिता रातू की प्रैक्टिस करती है, जिसके अंदर उसे 3 दिन और 3 रातों तक बिना कुछ खाए पिए बिल्कुल एकदम साइलेंस के साथ ये रिचुअल पूरा करना होता है। खैर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रीनी रिचुअल शुरू करती है और उसके पास एक बड़ा सा अजगर आता है, उसको लपेट लेता है, लेकिन वो उससे बिना डरे हुए मेडिटेशन में बैठी रहती है। आगे उसके छोटे छोटे स्नेक्स उसको घेर लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल शांत बैठी रहती है। और इसी के चलते फाइनली 3 दिन बाद रिचुअल कंप्लीट होता है और शेमन उसको बताती है कि जिस मर्द को वो चाहती है वो अब उसका हो जाएगा, उसी को चाहेगा और उसका होकर रहेगा। घर आकर रीनी ने एक और ब्लड रिचुअल किया था, जिसके अंदर उसने एडी की आंखें और दिल को सील कर दिया है। साथ ही साथ उसकी फैमिली को उसकी नजर में एक अजनबी बना दिया है और खुद के ऊपर रिचुअल करके खुद को एडी की नजरों में जुम जैसा वो दिखाने लगी। और यही रीजन था कि वो वीता को देखकर इविल स्माइल दे रही थी। और ऐसा क्यों हुआ, तो इसका साफ रीजन ये है कि सारी औरतें एडी की तारीफ करती थी, तो हो सकता है कि रीनी को वो पसंद आ गया होगा, जिसके चलते उसने ऐसा करने का फैसला किया। अब जब भी एडी रीनी के साथ होता है तो उसको लगता है कि वो जुम के साथ है और अपनी असली फैमिली उसकी नजर में अजनबी बन चुकी है। और ऐसा ये सब महीनों सालों से चलते आ रहा है। जुम इससे काफी परेशान हो जाती है, जो कि पूछती है कि इसको ठीक करने का, स्पेल को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है, जिस पर अहमद बताते हैं कि अल्लाह ही सब ठीक कर सकते हैं। वो दुआ करे, नमाज अदा करे, जिससे कि सब ठीक हो सकता है। घर आकर वीता और जुम प्रेयर्स करती हैं, लेकिन इसी बीच एडी और जुम वाली तस्वीर के अंदर जुम की साइड वाला ग्लास ब्रेक हो जाता है। अब अगले दिन जुम सैलून आती है, जहाँ पर काफी कम कस्टमर आने लगे थे। अभी जुम को नॉर्मल से ज्यादा गर्मी भी लगने लगती है, उसकी नाक से खून आने लगता है और एक टाइम पर तो सैलून पूरा खाली सा ही हो गया था। वो पानी पीने जाती है तो उसको पानी के ग्लास के अंदर बिच्छू नजर आता है, जो कि असल में वहाँ पर नहीं था, लेकिन इससे वो काफी डर जाती है। उसकी स्टाफ की लड़कियां उसको कहती है कि अब वो बीमार सी रहने लगी है और सैलून भी खाली रहने लगा है। अब सैलून के एम्प्लॉयज उसको ये बताती हैं कि वो लोग सैलून के बाहर रोज ही लाल मिट्टी देखती हैं, उसको साफ करती हैं, लेकिन मिट्टी बार बार वापस आ जाती है। और ऐसा बार बार हुआ तो उन्होंने रिसर्च करी है, जिसमें ये पता चला है कि किसी के बिजनेस को खत्म करने के लिए कब्रिस्तान की मिट्टी उसके बिजनेस के सामने डाली जाती है। मतलब कोई तो जुम के सैलून से जलता है और उसको बर्बाद करना चाहता
जाता है। अब अगले ही दिन जुम उस मिट्टी को अहमद के पास लेकर जाती है, जो कि उसको चेक करते हैं और स्टाफ की कही बात को कंफर्म करते हैं, लेकिन ये बात भी कहते हैं कि ये मिट्टी किसी कंपटीशन ने नहीं डाली है बल्कि किसी अपने ने डाली है। मीनवाइल घर पर वीता पुराने दिनों की बात याद कर रही होती है, जिसको याद आता है कि पक्का उसके ऊपर भी कोई ना कोई काला जादू हुआ है, क्योंकि जब रिनी एक बार उससे टकराई थी तो उसने उसके अंदर रिनी की जगह अपनी माँ की यानी कि जुम की झलक को देखा था। खैर अब रात को जुम काफी देर तक सैलून में ही रहती है इस उम्मीद में, क्योंकि वो देखना चाहती थी कौन है जो मिट्टी डालने आता है, और जब वो इंसान मिट्टी डालने आता है तो वो उसको देख लेती है, जिसका वो पीछा करती है। और ये शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि खुद एडी था, जो कि रीनी के साथ वहां से निकल जाता है, और रीनी को जुम से कोई भी डर नहीं था। अब अगले दिन जुम बच्चों के साथ एडी के ऑफिस जाती है और वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो कि अभी कहीं मीटिंग में गया हुआ था, तो जुम उसके बॉस से बात करने पहुंच जाती है। अब जुम जो होती है वो एडी के बॉस को सब कुछ बताती है, जिस पर उसका बॉस ये कहता है कि अब एडी के ऊपर पेनल्टी लगने वाली है, क्योंकि बॉस ये बोलते हैं कि एडी ने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे जिसके अनुसार जुम 2 साल पहले ही खत्म हो गई थी, और 1 साल पहले एडी ने रीनी से शादी करी है। जुम कहती है कि वो अभी जिंदा है और वही एडी की लीगल वाइफ है, यानी कि उसके खत्म हुए बिना वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसे बाहर एडी मिलता है, जिस पर वो काफी गुस्सा करती है और ये कहती है कि जब वो उसे छोड़ चुका है तो अब उसकी जिंदगी और सैलून को क्यों बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वो आगे ये कहती है कि खुद एडी ने कभी उसकी जरूरत पूरी नहीं करी और इसलिए ही उसको सैलून चलाना पड़ा, और ये बातें तो उसने किसी को भी नहीं बताई थी। लेकिन एडी इन सब पर ही गुस्सा करने लगता है और ये कहता है कि उसे अब उनसे कोई मतलब नहीं है। खैर दूसरी ओर रिनी भी अपना सैलून शुरू कर चुकी थी, जो कि काफी अच्छा चल रहा होता है। इसी बीच एक रात वो और एडी शेमन की हेल्प से अब ब्लैक मैजिक एंटिटी कांजेंग रातू को समन करते हैं, जहाँ पर वो उससे बहुत सारा पैसा एडी के लिए हाईएस्ट प्रमोशन मांगते हैं, जिस पर कांजेंग रातू ये कहती है कि बदले में एडी को उसकी कोई खास चीज की बलि देनी पड़ेगी, जिस पर वो मान जाता है। अगले ही दिन वो चुपके से जुम के घर पर जाकर उसके बाल, अपने बेटे की फुटबॉल जर्सी और वीता की हेयर क्लिप लेकर घर आ जाता है, यानी कि वो अपने ही परिवार का सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार था। यहाँ पर रीनी उससे कहती है कि वो सब कुछ सही कर रहा है, क्योंकि वो लोग उसकी जिंदगी में पैरासाइट की तरह हैं, जिनको हटाने के बाद वो दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे और हमेशा साथ में खुश रहेंगे। सेम नाइट जुम को घर में एक अजीब सी स्मेल आती है और वो एक भूत को घर में देखती है, जो कि किसी और को नहीं दिखता, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर गई थी। अब अचानक से उसकी नाक से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। खैर अगले दिन वो अहमद के पास जाती है और कहती है कि जब एडी ने उसे छोड़ ही दिया है तो अब वो क्यों उसको सताए जा रहा है। खैर अहमद उसको एक प्रेयर लिख कर देता है और ये कहता है कि वो इस प्रेयर को अगले 40 दिन तक रोज पढ़े। पहले नॉर्मल प्रेयर करे और उसके बाद में इस वाली प्रेयर को पढ़े। वो ये कहते हैं कि घर के बाहर चारों तरफ वो राइस वाटर और नमक का घोल डालें। घर के बाहर कोई भी कीड़ा मकोड़ा दिखाई दे तो उस पर भी नमक फेंक दें, क्योंकि इंडोनेशियन कल्चर के अंदर यहाँ पर कीड़े मकोड़ों से भी ब्लैक मैजिक करा जाता है। खैर जुम ठीक ऐसा ही करती है, लेकिन चीजें बढ़ती जाती हैं। जैसे कभी आग के गोले घर से टकराने लगते हैं, कभी हजारों बिच्छू घर के बाहर आ जाते हैं जिन पर वो नमक डाल देती है। कभी कभी घर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाया करती और एक दिन तो उसका पेट बढ़ने लगता है, तो वो वीता से प्रेयर्स करने के लिए बोलती है और फिर उसके पेट से ढेर सारे कीड़े बाहर आते हैं और उसके पेट से ढेर सारे बाल भी निकल रहे थे। यानी कि रीनी ने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान बना लिया था। खैर अब तक जुम की हालत काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन प्रेयर से चीजें थोड़ी सी कंट्रोल में थी। अब 40वें दिन अहमद घर आता है, जो कि जुम को वीता के रूम में भेज देता है और खुद घर को क्लेंस करने लगता है। उसे जुम के रूम के अंदर से रिचुअल का सामान और एक वुडू डॉल मिलती है, जो कि असल में जुम को खत्म करने के लिए डाली गई थी। अब अहमद उस रिचुअल को हटा देता है और वुडू डॉल को जलाकर जुम और उसकी फैमिली से कहता है कि अब उन लोगों को एडी को माफ करके आगे बढ़ जाना चाहिए और ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। अब आगे वीता की स्कूल फी जमा न होने की वजह से उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता। वहीं जुम को भी अब लॉसेस के चलते सैलून को बंद करना पड़ता है। वीता एडी के पास जाकर अपनी पढ़ाई के लिए पैसे मांगती है, लेकिन वो उसे इतना गंदा गंदा बोलता है और भगा देता है। तो वो रीनी के सैलून में जाकर उस पर गुस्सा करती है और उसको थप्पड़ मारकर सैलून के अंदर ही तोड़फोड़ कर देती है, क्योंकि उसकी वजह से उसका परिवार बर्बाद हो गया था। अब रीनी बाहर आती है तो एक बाइक से टकरा जाती है और ये देखकर एडी वीता को ही गंदा गंदा बोलकर भगाने लगता है, जिस पर वो अपने पिता से कहती है कि अगर वो उसे भगा रहा है तो ठीक है, लेकिन वो सुकून से नहीं जाएगा और उसको माफी मांगनी पड़ेगी। खैर घर आकर वीता बहुत रोने लगती है, जिसको उसकी माँ जुम संभालती है। अब अगले दिन जुम अपने गहने बेचने जाती है, जिसे रीनी दिखाई देती है, जिसका वो पीछा करती है। तो वो एक काला बकरा लेकर घर जा रही थी और जुम उससे कहती है कि उसने उसका सब कुछ छीन लिया है और उसको एडी ही चाहिए था ना, तो वो उसको रख ले, लेकिन वो उसके परिवार से दूर रहे, उसके बच्चों से दूर रहे और एडी को कहे कि वो जुम को डिवोर्स दे दे। जिस पर रीनी कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और ये बात जुम को अभी समझ में नहीं आती। यानी कि रीनी ने फैसला कर लिया था कि वो उनके परिवार को लिटरली खत्म कर देगी। अब रात में वीता घर जा
रही होती है जिसको एक भूत हॉन्ट करके पजस कर लेती है। अगले ही दिन उसे बहुत ज्यादा जलन होने लगती है और वो तड़पने लगी थी। तो अहमद घर आकर जुम को सॉल्ट देते हैं जिसके पानी से नहाने पर वीता की जलन रुक जाती है। अब अगले दिन अहमद बाकी लोगों के साथ जुम के घर प्रेयर्स कर रहे होते हैं कि तभी वीता पजस हो जाती है जिसे वो गोश्त मारने के लिए आ गई थी। अब वीता खुद को एक रेल में पाती है जहाँ पर वो गोश्त उसको अपने पास बुलाने लगती है, यानी कि वो अलग ही डायमेंशन में थी, या फिर ये कह सकते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर। और जैसे ही वो उसको क्लेम कर लेगी रियल लाइफ के अंदर वीता मारी जाएगी, यानी कि जैसे ही इस गोश्त ने उसकी सोल को पजेस किया, यानी कि उसकी सोल को क्लेम किया, वैसे ही वीता रियल लाइफ में खत्म। अब यहाँ उसकी पजेस्ड हुई बॉडी सबको हॉन्ट करती है, उसके मुंह से खून आने लगता है। अहमद उसको संभालते हैं लेकिन वो उस पर ही हमला कर देती है, लेकिन सब अपनी प्रेयर्स को जारी रखते हैं। दूसरी ओर एडी और रीनी उस ब्लैक गोट के सर से रिचुअल कर रहे होते हैं जो कि असल में सेटन से पैक्ट बना रहे थे, और उसे ऑफरिंग्स देकर वीता, द्वी और जुम की जान लेने भेजते हैं, जहाँ पर उस गोश्त के रूप में ही सेटन वीता को मारने आया था, जो कि वीता को पकड़ लेता है और रियल लाइफ के अंदर उसकी सांसें रुक जाती है। अब स्पिरिट रेल्म के अंदर वीता को जुम की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि वीता को बुला रही होती है, जिससे रेल्म के अंदर वीता होश में आ जाती है, यानी कि उसकी स्पिरिट जागरूक हो गई थी, जिससे कि सेटन का उसके ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो उसे क्लेम नहीं कर पाता। तो वो रियल लाइफ में भी मौत से वापस आ जाती है। सब कुछ ठीक होने के बाद में अहमद जुम को बताते हैं कि ये सब एडी और रीनी ने किया था, लेकिन अल्लाह ने वीता को बचा लिया। खैर अब पूरा परिवार नॉर्मल रहने लगता है, लेकिन रीनी और एडी की जिंदगी अब नॉर्मल नहीं रह पाती, क्योंकि उन्होंने कांजेंग रातू से सौदा किया था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक इविल एंटिटी है, जिसे उसका वादा किया हुआ सैक्रिफाइस नहीं मिल पाया। तो अब वो उन दोनों के पीछे आई है, यानी कि कास्टर के पीछे, और रीनी को उसके ही हाथों से सीजर से स्टैब करवाने लगती है। वहीं एडी को हॉन्ट करके सीढ़ियों से गिरा देती है। अब कहानी यहाँ से 3 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर अब वीता खुद का एक स्कूल चलाती है, जुम का सैलून बहुत अच्छा चल रहा है और दुई एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बन चुका है। यानी कि इतने खतरनाक सिनेरियो के बाद में इनकी जिंदगी के अंदर काफी ज्यादा अच्छी बरकत हुई है। सबसे बड़ी बात कि इन सबकी कोई गलती नहीं थी, जिसके चलते ये ब्लेस्ड हो गए थे। अब एक रोज वीता को उसके बचपन की याद आती है और वो रीनी का एड्रेस ढूंढती है। वो वहां पर जाती है तो वहां पर उसे एडी मिलता है, जो कि अब पैरालाइज्ड हो चुका था, जिसको देखकर वो इमोशनल हो जाती है और वो उसके लिए उसकी फेवरेट डिश भी लेकर आई थी, जैसे कि वो उसके लिए ऑफिस में भी डिश लेकर आई थी, बिल्कुल ठीक उसी तरह। अब वो रीनी से अपने पिता का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है, जिसके बाद कहानी जो कि असल जीवन पर आधारित है वो खुद रियल लाइफ की वीता सुनाती है। तो वीता ने अपने मन से सारी नफरत निकाल दी थी और वो सब कुछ बताती है कि मूवी के अंदर दिखाया गया सब कुछ बिल्कुल रियल लाइफ में वैसे ही हुआ था। अब एक दिन रीनी वीता को कॉल करती है, जो कि एडी के बारे में बताती है कि वो बहुत बीमार है और अगर उसने उसे माफ नहीं किया तो वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वीता ने अपने पिता को कर्ज किया था कि वो उसे माफी मांगने आएगा और तभी खत्म होगा। जिसके बाद वो उसको माफ कर देती है और ऐसे ही 12 फरवरी 2025 में एडी खत्म हो जाता है। और यहाँ पर जो रीनी है वो जिंदगी भर इन चीजों को भुगतती रहती है। और बूम, इसी के साथ में द कर्स्ड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सेहिर पेलाकौर यानी कि द कर्स्ड फिल्म की कहानी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रियल स्टोरी पसंद आई होगी। बाकी यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं कि यहाँ पर क्या कैसे हुआ था। रीनी जो थी वो यहाँ पर एडी की बातें सुनकर उसको चाहती थी और उसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था, लेकिन देखो बुरे काम का अंत में बुरा ही नतीजा निकला। उन दोनों ने कितनी गंदी जिंदगी बिताई और एडी तो अंत में मौत के लिए तरसता रह गया था। तो ये थी इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही बेहतरीन फिल्म को, जिसका नाम है पाब्रिक गुला। वो भी रियल स्टोरी है, रियल हॉन्टेड शुगर मिल है। इनकेस आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए